हेलो दोस्तों, तो कैसे और आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सभी चैप्टर्स को वन शॉट पे देख रहे थे, तो हमने क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 नाभिक तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन शॉट पे देख लिया था। तो आज का जो वीडियो होने वाला है इस पे हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 14, जो 14वां चैप्टर हमारा अर्धचालक एवं संधि डायोड वाला। ठीक है, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो पे हम लोग वन शॉट पे देखने वाले। ठीक है, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। देख सकते हो क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 14 हमारा अर्धचालक एवं संधि डायोड। ठीक है, इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इंपॉर्टेंट जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और एक चीज जान लो, जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी क्लास 12 की। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी 12th फिजिक्स वन शॉट, 12th केमिस्ट्री वन शॉट, वहां से मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर हमारा अर्धचालक एवं संधि डायोड को। ठीक है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, अर्धचालक एवं संधि डायोड मतलब सबसे पहले हमें अर्धचालक के बारे में पढ़ना है। चालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, ठीक है, और अचालक क्या होते हैं। फिर इसके बाद हमें संधि डायोड पढ़ना होगा। ठीक है, कि पीएन संधि डायोड क्या होता है, और पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, अग्र अभिनिधि, पश्च अभिनिधि, ये चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू क्या करेंगे, अर्धचालक के बारे में। ये जो अर्धचालक, अचालक और आपके जो चालक होते हैं, ये क्या होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहला यही है कि चालक, अचालक तथा अर्धचालक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सही है। चालक, अचालक तथा अर्धचालक किसे कहते हैं और इसको परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो एक एक करके सिंपल से हम लोग समझते हैं चालक, अचालक और अर्धचालक। सबसे पहले बात करें चालक क्या होते हैं, कंडक्टर। ठीक है, चालक एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, चालक क्या होते हैं, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें करंट फ्लो हो सकती, करंट बह सकती या धारा बह सकती। ठीक है, परिभाषा पढ़ सकते हो, ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है चालक कहलाते हैं और इसमें धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, चालक एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उपस्थित। ठीक है, इसमें क्या उपस्थित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, चालक में क्या उपस्थित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धारा बहती है, और धारा बहती तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। और बात करें जो चालक, अचालक और अर्धचालक है ना, ये किसके प्रकार है, ठोस के, ये एक प्रकार के ठोस है। ठीक है, तो इसलिए ठोस होते हैं। और उदाहरण देख सकते हो, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ये सभी आपके चालक होते हैं। जैसे सोना है आपका गोल्ड, ये एक प्रकार का चालक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो इसमें धारा बह सकती है। और आपके चांदी भी हो गया, चांदी में भी, ठीक है, और इसी टाइप से लोहा, लोहा में भी धारा बह सकती है। तो सोना, चांदी, लोहा, ये सभी चालक पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा जिनमें धारा बह सकती है। ठीक है, तो उन्हें हम लोग चालक बोलते हैं। इंग्लिश में कंडक्टर कहा जाता है। क्या कहते हैं, कंडक्टर। उदाहरण इसके जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा पता होनी चाहिए, उदाहरण क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो सोना, चांदी, लोहा ये सब चालक होते हैं। फिर इसके बाद बात करें अचालक क्या होते हैं। अचालक को इंग्लिश में इंसुलेटर्स बोलते हैं। अचालक की बात करें तो ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग शून्य होती है, अचालक कहलाते हैं, और इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी जिसके कारण धारा प्रवाहित हुई, लेकिन अचालक जो इंसुलेटर्स होते हैं ना, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही शून्य होती है, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन शून्य होता है तो धारा का प्रवाह नहीं होता। तो वही चीज कहा गया, अचालक कहलाते हैं, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। क्यों, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन शून्य है। इसके उदाहरण जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक में धारा का प्रवाह नहीं होता। लकड़ी हो गया, कांच हो गया, ये सभी क्या एक प्रकार के अचालक पदार्थ हैं जिन्हें हम लोग इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अचालक पदार्थ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, और ये इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 0 होती है, जैसे कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक है, ये सभी हमारे क्या अचालक हैं। इसके बाद बात आती है अर्धचालक, जिसको हमें इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है। अर्धचालक को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, ये सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें चालकता अचालक से अधिक होती है किंतु चालक से कम होती है, तो उन पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया, आपके अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें जो चालकता हो वो अचालक से अधिक हो। अर्धचालक में जो चालकता होती है वो अचालक पदार्थ से अधिक होती है किंतु चालक पदार्थ से कम होती है, तो उन पदार्थों को हम लोग
अर्धचालक बोलते हैं। और उदाहरण इसके कौन कौन से, जैसे सिलिकॉन हो गया, इसे सिलिकॉन बोलते हैं, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सभी क्या है, अर्धचालक पदार्थ है। ये क्या है, अर्धचालक है। और इसमें क्या होता है, अर्धचालक पदार्थों में, इसमें जो चालकता होती है वो अचालक से अधिक तथा चालक से कम होती है, ठीक है। इनमें जो चालकता होती है वो इस अचालक से अधिक होती है, लेकिन चालक से इनकी चालकता कम होती है। उदाहरण है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अर्धचालक की परिभाषा लिखिए और अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहां से अर्धचालक के भी प्रकार समझ लो। अर्धचालक दो प्रकार का होता है, ठीक है। अर्धचालक दो प्रकार का होता है। पहला शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक, दूसरा होता है अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक, ठीक है। दो प्रकार का होता है। शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक क्या होता है, पढ़ लो। कहा गया ऐसे अर्धचालक जिनमें कोई अपद्रव्य ना मिला हो उसे शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। ऐसे अर्धचालक जिसमें कोई भी अपद्रव्य ना मिला हो, कोई भी अपद्रव्य बाहर से ना डाला गया हो, तो ऐसे अर्धचालक को हम लोग बोलते हैं शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक। उदाहरण है इसका जैसे जर्मेनियम, ये जीई जो लिखा है जर्मेनियम, सिलिकॉन, एसआई, ठीक है। ये सभी क्या है, हमारे शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक है, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक। तो जैसे इसमें कोई भी बाहर से अपद्रव्य नहीं मिला होता तो शुद्ध अर्धचालक, वैसे ही अगर इसमें कुछ बाहर से मिला हो तो ये अशुद्ध अर्धचालक, ठीक है। तो यदि शुद्ध अर्धचालक में 5 अथवा 3 संयोजकता वाले पदार्थ को मिश्रित कर दिया जाए, मतलब मिला दिया जाए, तो प्राप्त अर्धचालक को अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। पढ़ लो। यदि ये जो शुद्ध अर्धचालक जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, अगर इसमें 5 अथवा 3 संयोजकता, जिसकी संयोजकता 5 अथवा 3 हो, ऐसे पदार्थ अगर आप इनमें मिश्रित कर देते हो, किसमें, इनमें, शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक में, तो वो अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक बन जाता है, ठीक है। तो ये परिभाषा है अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपका अर्धचालक क्या है, अर्धचालक के प्रकार क्या है, ठीक है। चालक की भी परिभाषा समझा दी, अर्धचालक की भी समझा दी उदाहरण सहित। आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक के प्रकार बताओ, तो यही है शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक और अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक, ठीक है। अब इसके बाद आपका ये जो अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक होते हैं ना, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला पी प्रकार अर्धचालक, फिर दूसरा एन प्रकार अर्धचालक, ठीक है। तो अब हम समझते हैं पी प्रकार अर्धचालक और एन प्रकार अर्धचालक। अच्छे से एक एक पॉइंट जुड़ा है। अर्धचालक के ये प्रकार है, फिर इसके बाद जो ये अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक है, इसके भी प्रकार है, ठीक है। तो अब हम उनको समझते हैं। तो एक बार आप लोग क्या करो, इनको नोट कर लो। आपसे कह रहे जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, जितना आपको इस वीडियो पे पढ़ाएंगे सभी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। तो आप बात कर लेते हैं अशुद्ध अर्धचालक के प्रकार, जो एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक, या आप बोल सकते हो एन प्रकार अर्धचालक या पी प्रकार अर्धचालक है, क्या होते हैं। अशुद्ध अर्धचालक तो आप समझ गए थे कि मतलब शुद्ध अर्धचालक में अगर आप क्या मिला देते हो, कोई अपद्रव्य मिला देते हो, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, अशुद्ध अर्धचालक बनता है, ठीक है। ये चीज बताया था। तो अब उसी अशुद्ध अर्धचालक के प्रकार समझो। आपसे क्वेश्चन पूछा था एन प्रकार तथा पी प्रकार, या आपसे पूछ सकता है एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगी एन प्रकार अर्धचालक, फिर लगी पी प्रकार अर्धचालक, ठीक है। तो एन प्रकार अर्धचालक जो होते हैं, जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले पदार्थ जैसे एंटीमनी, बिस्मथ आदि को मिलाते हैं, तो इससे प्राप्त अर्धचालक को एन प्रकार अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था जब 3 तथा 5 संयोजकता वाले, ठीक है, पदार्थों को हम लोग शुद्ध अर्धचालक में मिलाते हैं तब अशुद्ध अर्धचालक बनता है। तो उसी प्रकार अगर आप 5 संयोजकता वाला मिलाते हो तो एन प्रकार अर्धचालक, और 3 संयोजकता वाला मिलाते हो तो पी प्रकार का अर्धचालक। बस ये है, ठीक है, कुछ नहीं है, परिभाषा उसी से बनी है। एन प्रकार अर्धचालक जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले पदार्थ कौन कौन से, जैसे एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, ठीक है, अगर इन पदार्थों को मिलाते हो तो इससे प्राप्त अर्धचालक को एन प्रकार अर्धचालक बोलते हैं। और इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक कोटर होते हैं। मतलब इसमें बहुसंख्यक मात्रा में, बहुसंख्यक मतलब बहुत सारी संख्या में क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। और अल्पसंख्यक मात्रा में कौन उपस्थित होते हैं, कोटर। अल्पसंख्यक मात्रा में कोटर उपस्थित होते हैं, ठीक है। कौन उपस्थित होते हैं, कोटर। इलेक्ट्रॉन तो जानते हो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। कोटर समझ लो यहां से,
जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी सहसंयोजक बंध को तोड़कर बाहर निकल जाता है तो उस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का स्थान रिक्त हो जाता है। इस रिक्त या खाली स्थान को कोटर कहते हैं। ठीक है, कोटर क्या होता है, देखो मान लो आपका जब भी कोई बंध बनता है, जब भी कोई सहसंयोजक बंध बनता है, जैसे मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बंध बना, तो इस बॉन्ड को बोलते हैं सहसंयोजक बॉन्ड। और सहसंयोजक बॉन्ड जो बनता है दो इलेक्ट्रॉनों के कारण बनता है। मान लो ये बॉन्ड बना है तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है। दो इलेक्ट्रॉनों से क्या बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। अब अगर यहां से कहा गया, देखो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी सहसंयोजक बंध को तोड़कर, इस बंध को तोड़कर अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, मतलब इस बंध को तोड़ के, जैसे यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे, अगर इस बंध को तोड़ के कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो यहाँ पे जो खाली स्थान बचेगा इलेक्ट्रॉन का, उसे ही कोटर कहते हैं। कहा गया जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी सहसंयोजक बंध को तोड़कर बाहर निकल जाता है। आपसे हमने कहा सहसंयोजक बंध कब बनता है, जब उसमें दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसकी जगह खाली रह जाएगी, वही स्थान ही कोटर कहलाता है। कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी सहसंयोजक बंध को तोड़कर बाहर निकल जाता है तो उस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का स्थान रिक्त हो जाता है। इस रिक्त या खाली स्थान को कोटर बोलते हैं। जो खाली स्थान होता है उसे ही कोटर कहा जाता है। ठीक है, तो वही चीज कहा गया इसमें। एन प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्पसंख्यक में कोटर होते हैं। बहुसंख्यक का मतलब बहुत सारी संख्या में इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और अल्पसंख्यक मतलब बहुत कम मात्रा में इसमें कोटर उपस्थित होते हैं। ठीक है, अल्प का मतलब कम, बहु का मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यही चीज है। तो एन प्रकार अर्धचालक में बहुत सारी संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और कम संख्या में कोटर उपस्थित होते हैं। इसके बाद बात करते हैं पी प्रकार अर्धचालक। ठीक है, पी प्रकार अर्धचालक क्या होता है, जब शुद्ध अर्धचालक में तीन संयोजकता वाले पदार्थ जैसे एल्युमिनियम, बोरान आदि को मिला देते हैं तो इससे प्राप्त अर्धचालक को पी प्रकार अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, जब इसमें तीन संयोजकता वाले पदार्थ जैसे एल्युमिनियम, बोरान इनको मिला देते हो तो इस प्रकार के अर्धचालक को पी प्रकार अर्धचालक। और इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। उल्टा है जस्ट। ठीक है, इसमें बहुसंख्यक में कोटर होते हैं, बहुसंख्यक मात्रा में क्या होते हैं, कोटर उपस्थित होते हैं, और अल्पसंख्यक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अल्पसंख्यक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, जस्ट उल्टा है और कुछ नहीं है। उसमें बहुसंख्यक में इलेक्ट्रॉन थे, अल्पसंख्यक में कोटर, इसमें बहुसंख्यक में कोटर, अल्पसंख्यक में इलेक्ट्रॉन, बस। ठीक है, तो सिंपल से प्रकार इसके हैं आपके अशुद्ध अर्धचालक या आपका जो बाह्य अर्धचालक था उसके प्रकार है एन प्रकार अर्धचालक और पी प्रकार अर्धचालक। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इसे भी समझ सकते हो। पहले हमने समझा चालक क्या है, अचालक क्या है, फिर अर्धचालक क्या है, फिर अर्धचालक के प्रकार शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक, फिर बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक। फिर बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार का, एन प्रकार अर्धचालक, पी प्रकार अर्धचालक, दोनों की परिभाषा है। फिर हमने कोटर भी समझा दिया थोड़ा सा, कोटर की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं ऊर्जा बैंड के बारे में। ऊर्जा बैंड क्या होता है, फिर इसी से क्वेश्चन बनता है। पहले तो ऊर्जा बैंड क्या है, ऊर्जा बैंड के प्रकार, फिर क्वेश्चन बनता है ऊर्जा बैंड के आधार पे चालक, अचालक और अर्धचालक की परिभाषा, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको समझते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लो। तो अब बात करते हैं भैया इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका पेपर में पूछा जाता है, ऊर्जा बैंड क्या होते हैं और ऊर्जा बैंड के प्रकार को लिखिए। ठीक है, तो सिंपल तरीके से ऊर्जा बैंड को समझते हैं। देख सकते हो क्वेश्चन है, ऊर्जा बैंड क्या है, ऊर्जा बैंड के प्रकार को लिखिए। ठीक है, क्या होते हैं आपके ऊर्जा बैंड, पढ़ो। कहा गया ऊर्जा बैंड में कि बोहर नामक साइंटिस्ट के अनुसार, जो बोहर नामक साइंटिस्ट हमारे नील बोहर, उनके अनुसार क्या बताया गया कि परमाणु के बीच अन्योन्य क्रिया होती है जिनके कारण उनके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिनके कारण जो ऊर्जा स्तर होते हैं, उसके एनर्जी लेवल होते हैं, उनमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। और प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त होकर एक बैंड का रूप ले लेता है जिसे ऊर्जा बैंड बोला जाता है। ठीक है, ऊर्जा बैंड क्या होता है आपका, देखो कहा गया है बोहर नामक साइंटिस्ट के अनुसार कि कोई भी परमाणु है तो उसके बीच में क्या होती है, अन्योन्य क्रिया होती है। ठीक है, परमाणु में क्या होती है, अन्योन्य क्रिया होती है जिनके कारण उनके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। जिनके कारण जो उनके ऊर्जा स्तर होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, उसमें क्या हो जाता है, उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण, ठीक है, और जब विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है तो प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है। कहा क्या गया कि बोहर के अनुसार जब परमाणु में क्या होता है, अन्योन्य क्रिया होती है,
तो उसके कारण जो परमाणु के ऊर्जा स्तर होते हैं उसमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है परमाणु के जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त होकर एक बैंड का रूप ले लेते हैं। ठीक है, अनेक मतलब जो परमाणु के ऊर्जा स्तर होते हैं वो अनेक ऊर्जा स्तरों में टूट जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं और एक बैंड का रूप ले लेते हैं, जिससे ऊर्जा बैंड बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि बोहर के अनुसार परमाणु के बीच अन्योन्य क्रिया होती है, जिनके कारण अनेक ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और प्रत्येक ऊर्जा स्तर जो होता है अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है, अनेक ऊर्जा स्तरों में टूट जाता है, जिसे एक जो कि एक बैंड का रूप ले लेता है, जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ऊर्जा बैंड होता है तीन प्रकार का होता है, ऊर्जा बैंड तीन प्रकार का होता है। ठीक है, पहला कौन सा टाइप है, पहला प्रकार है संयोजी बैंड, दूसरा चालन बैंड, तीसरा वर्जित ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, पहला होता है संयोजी बैंड। अब बात आती है संयोजी बैंड क्या होते हैं, तो ऐसा बैंड जिसमें बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं संयोजी बैंड कहलाते हैं। ठीक है, संयोजी बैंड एक ऐसा बैंड होता है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें बंध बनाने वाले मतलब जो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उपस्थित होते हैं, तो उन्हें संयोजी बैंड कहते हैं। और जो संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये धारा का प्रवाह नहीं कर सकते। ठीक है, संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बॉन्ड इसमें मतलब जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी बैंड में, वो केवल कौन होते हैं, बॉन्ड बनाने वाले। ठीक है, तो उसमें धारा नहीं बहती। लेकिन चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण धारा बहती। पढ़ लो आगे, चालन बैंड ऐसा बैंड जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें चालन बैंड बोलते हैं, और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह करते हैं। ठीक है, इसमें उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धारा का प्रवाह कर सकते हैं। फिर तीसरा आता है वर्जित ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये क्या होता है, कहा गया ऐसा बैंड जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता वर्जित ऊर्जा बैंड कहलाता है, मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, तो इसे हम लोग बोलते हैं वर्जित ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, सिंपल सा देखो, इस चैप्टर में जितने अभी टॉपिक आपने पढ़े हैं सब थ्योरी वाले हैं, तो इनको आपको अच्छे से समझना होगा। फिर इसके बाद जो आपके आगे के टॉपिक है उनको आपको जो इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाले उनमें आपको अच्छे से ध्यान देना है। इसमें से तो आपको अच्छे से तैयार ही करना है इनको, क्योंकि ये 2-2 नंबर 3-3 नंबर में पूछे जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊर्जा बैंड, फिर ऊर्जा बैंड के प्रकार, संयोजी बैंड, चालन बैंड और वर्जित ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है। सिंपल से परिभाषाएं हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि जो आपका ऊर्जा बैंड है, ऊर्जा बैंड के आधार पे चालक, अचालक तथा अर्धचालक की परिभाषाएं। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा बैंड के आधार पे चालक, अचालक और अर्धचालक की परिभाषा क्या होती है, तो अब हम उनको देखते हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग इनका स्क्रीनशॉट कर लो, नोट कर लो इनको। तो अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है आपका कौन सा, ऊर्जा बैंड के आधार पे ठोसों के प्रकार, चालक, अर्धचालक और अचालक के बारे में। ठीक है, तो सिंपल से इसे भी समझते हैं। तो ऊर्जा बैंड तो बता दिया था, ऊर्जा बैंड 3 प्रकार का, चालन बैंड, संयोजी बैंड और वर्जित ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल, 3 प्रकार बताए थे। तो उसी के आधार पे ही है आपका ठोसों के प्रकार की व्याख्या। ठीक है, तो ऊर्जा बैंड के आधार पे ठोस 3 प्रकार के होते हैं, वही है चालक, अचालक और अर्धचालक। ठीक है, चालक, कंडक्टर जिसे बोलते हैं, ये क्या होते हैं, कहा गया चालक में चालन बैंड तथा संयोजी बैंड, जो भी बताया था चालन बैंड और संयोजी बैंड, चालक में चालन बैंड तथा संयोजी बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तथा इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल शून्य होता है। ठीक है, चालक में जो चालन बैंड और संयोजी बैंड होता है ना, वो एक दूसरे पे अध्यारोपित होते हैं। ठीक है, मतलब उनके बीच जगह बहुत कम होती है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से अध्यारोपित होते हैं, कुछ इस टाइप से देख सकते हो। चालक में जो चालन बैंड ये हमने बनाया ऊपर, यहाँ पे नीचे बनाया हमने संयोजी बैंड। ठीक है, ये जो होते हैं एक दूसरे से लगभग जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे पे अध्यारोपित होते हैं, और इनके बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है ये लगभग कितना होता है, शून्य। ये जो इनके बीच आप देख रहे हो इसे बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, ये लगभग शून्य होता है। और वर्जित ऊर्जा अंतराल हमने बताया क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, उस बैंड को हम लोग वर्जित ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। ठीक है, तो चालक की परिभाषा अगर आपको ऊर्जा बैंड के आधार पर देनी तो ये है कि इसमें चालन बैंड तथा संयोजी बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तथा इनके बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो लगभग शून्य होता है, मतलब ना के बराबर होता है, इनके बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं होता। ठीक है, फिर इसके बाद परिभाषा बनती है अचालक इंसुलेटर्स की। कहा गया अचालक में चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। इसमें तो शून्य था, इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, देख सकते हो चालन बैंड, संयोजी बैंड, इसके बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल ज्यादा होता है। कितना होता है, कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। ठीक है, फिर इसके बाद होता है अर्धचालक, इसमें चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। देख सकते हो ये आपका चालन बैंड, ये संयोजी बैंड,
इसके बीच ऊर्जा अंतराल बहुत कम है, लगभग आपका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। ठीक है, वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो इस टाइप से आप परिभाषाएं दे सकते हो, किसके आधार पे, ऊर्जा बैंड के आधार पे, पहला चालक की, फिर अचालक की, फिर अर्धचालक की। इसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड लगभग अध्यारोपित होते हैं, इनके बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग शून्य होता है, देख सकते हो बीच में कुछ भी जगह नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद अचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, और ये एक दूसरे के दूर होते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, इसमें बहुत कम होता है, मतलब होता है लेकिन कम होता है, इसमें लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये भी क्वेश्चन हो गया ऊर्जा बैंड के आधार पे ठोसों के प्रकार। ये जितने टॉपिक थे ये थ्योरिकल वाले टॉपिक थे, जिसमें आपको थ्योरी मतलब जो पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको बताया चालक, अचालक, अर्धचालक, फिर इसके बाद अर्धचालक के प्रकार। ठीक है, फिर उसमें जो आपका अशुद्ध अर्धचालक था उसके प्रकार, पी प्रकार अर्धचालक, एन प्रकार अर्धचालक, फिर इसके बाद बताया ऊर्जा बैंड, फिर ऊर्जा बैंड के आधार पे चालक, अचालक, अर्धचालक। ठीक है, तो जितने बेसिक टॉपिक थे वो कंप्लीट है। अब इसके बाद जो 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा आता है, 2 क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर के पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, वो है पीएन संदीप डायोड वाले। ठीक है, तो अब उनको देख लेते हैं, तो इसको नोट कर लो। तो अब बात करें अगर, तो इस चैप्टर के जो 5 नंबर वाले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है आपके ये। पहला क्वेश्चन पूछा था पीएन संधि डायोड क्या है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनीति तथा पीएन संधि डायोड के लिए पश्च अभिनीति क्या होती है, इसका चित्र बनाइए, इसकी रचना जो लिखी जाती है वो लिखिए। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है पीएन संधि डायोड जब पूर्ण तरंग निष्ठकारी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये भी 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आता है। फिर है पीएन संधि डायोड जब अर्ध तरंग निष्ठकारी के रूप में कार्य करता है, इसका चित्र कैसे बनता है और इसकी रचना, इसकी बनावट कैसे लिखी जाती है। ये 3 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिनमें से एक ना एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। ठीक है, इनमें से, इन तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपको हर साल पेपर में दिखेगा, चाहे आप पिछले वर्षों के चाहे जितने पेपर देख लो फिजिक्स के, सब पेपर में इनसे क्वेश्चन जरूर होगा, इन तीनों क्वेश्चन से। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए हमने इन तीनों क्वेश्चन को पहले ही करा दिया है। देख सकते हो, सिंपल आपको यहाँ पे वीडियो दिखा देंगे। सिंपल ये आपका पहला पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनीति, पश्च अभिनीति। फिर दूसरा पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग निष्ठकारी, पूर्ण तरंग निष्ठकारी, इसको भी हमने एक ही वीडियो पे कंप्लीट करा दिया है। मतलब ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन थे, इसलिए हमने इनको पहले ही करा दिया है। ठीक है, तो इनके वीडियो की लिंक देखो, इन दोनों वीडियो को हमने पहले करा दिया है, तो इस वीडियो पे आपको नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इनको 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण टॉपिक थे, इसलिए हमने इनको पहले ही करा रखा है। इनको आपको करना क्या, कहीं दूर नहीं जाना, सिंपल आपको इसी वीडियो, जो वीडियो देख होने वाला, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे देखोगे आपको इनकी लिंक मिल जाएगी, या आप प्लेलिस्ट देख लेना 12 फिजिक्स 1 शॉट की, वहां पे भी आप जाके देखोगे, ये दोनों वीडियो आपको वहीं मिल जाएंगे। मस्त तरीके से तैयार कर लेना, 5 नंबर का टॉपिक है और हर साल आता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन पे, 12 फिजिक्स 1 शॉट, वहां पे जाके देखोगे दोनों वीडियो मिल जाएंगे। और अगर वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, हम आपको वीडियो की लिंक दे देंगे, आप तुरंत जाके देख लेना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपको तैयार जरूर से जरूर करना है। और इससे, इस चैप्टर 14 से इससे बार कुछ नहीं पूछा था, जितने टॉपिक थे सब करा दिए। इनके भी अलग अलग वीडियो हमने बना दिए, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक थे तो इनको हमने पहले ही करा दिए। ठीक है, तो इनको आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को ढूंढने में दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। और जो लोग यार चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चली आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री की भी, फिजिक्स की भी। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे। ठीक है, तो चलते हैं।